तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ आपको चार्ज के बारे में। चार्ज क्या है, ठीक है। चार्ज CHARGE, चार्ज यानी कि आवेश। इस वीडियो का चाहे यूपी बोर्ड की सीबीएसई बोर्ड, चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा देख रहा हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये दोनों ही लैंग्वेज में होगा। चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा देखे, चाहे सीबीएसई बोर्ड का, कोई मतलब नहीं है। दोनों के लिए ही है, ये है, दोनों ही देख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो मैं इसमें बताऊंगा आप लोगों को आज के वीडियो में कि चार्ज क्या होता है, आवेश, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए हैं। यूनिट, हमारा यूनिट का जो नाम है, यूनिट जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युतिकी, ठीक। हमारे यूनिट का नाम क्या है, स्थिर वैद्युतिकी। ऊपर दिख रहा है कि नहीं जो लिखा हूं, नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड, इसको ऊपर कर दूं मैं थोड़ा, ठीक। नो विजिबल है, वेरी गुड। चलिए, तो यूनिट का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी। इस यूनिट में पहला चैप्टर जो है इसका नाम है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे पहले, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। पहले चार्ज को डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक। आवेश क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे आवेश, इसको डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, आवेश का आप लोग डेफिनेशन पढ़े होंगे बुक में, बहुत सारे बुक में लिखा होता है आवेश क्या होता है कि कोई भी एक पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है। अब इस पार्टिकल, अगर ये पार्टिकल अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने लगेगा, जैसे अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने लगे, तो बोलेंगे कि यह पार्टिकल आवेशित हो गई है। क्या हो गई है, आवेशित हो गई है। तो आवेश कह सकते हैं कि आवेश जो है किसी भी पार्टिकल का एक प्रॉपर्टी है जो एक विशेष कंडीशन पे आती है। अब ये प्रॉपर्टी आती कब है, यही हमें सीखना है। आवेश तो समझ लेंगे, कोई पार्टिकल जो है अगर वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे, तो उस पार्टिकल को बोल देंगे कि वो पार्टिकल आवेशित हो गई है। तो अब ये प्रॉपर्टी आएगा कैसे इसके पास, जैसे ये कब अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी, कैसे करेगी, तो यही हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो आवेश का डेफिनेशन में आप लोगों को पढ़े होंगे, डेफिनेशन से मुझे बहुत ज्यादा मतलब, मैं आपको फील देना चाहता हूँ कि आवेश कब उत्पन्न होता है किसी भी पार्टिकल के पास, ठीक है। डेफिनेशन तो आप कभी भी लिख लेंगे, डेफिनेशन बहुत ज्यादा वो नहीं है, ठीक। डेफिनेशन बोलेंगे आप, मैं अभी अभी लिखवा दूंगा, डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक। समझिए पहले बात को। मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, क्या है ये, कोई ऑब्जेक्ट है, और कोई भी पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ये कोई वस्तु है ए नाम की। अब कोई भी वस्तु जो होती है वो बनी होती है किसी से मिलके, एटम से। तो ये भी किसी से बना होगा, मान लीजिए एटम से मिलकर बना हुआ, और एटम के अंदर क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए, आप बचपन में भी किए होंगे कि कोई भी वस्तु आवेशित कब होती है, जैसे मान लीजिए मार्कर ही है, मार्कर को मुझे आवेशित करना है, तो देखे होंगे कि जब इसको हम अपने बाल में रगड़ के और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो ये टुकड़े आकर्षित होने लगते हैं इस पेन के पास। तो आखिर ऐसा नॉर्मल ले जाएंगे ना, जब इसको बिना रगड़े पेन ले जाएंगे कागज के टुकड़ों के पास, तब ये आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं दिखाएगा। लेकिन जैसे इसको अपने बाल में रगड़ लेंगे, उसके बाद इसके पास ले जाएंगे, तो अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ गई होगी कि ये अब इसको आकर्षित करने लगेगा, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को। तो अब ये प्रॉपर्टी इसके बाद रगड़ने पे ही क्यों आई होगी, ऐसा पहले तो नहीं थी, लेकिन जैसे इसको मैंने अपने बाल में रगड़ा, तो इसके पास एक प्रॉपर्टी आ गई कि अब ये कागज के छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। तो अच्छा, रगड़ने के बाद क्या हुआ होगा वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए अभी पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, अभी ये उदासीन है, क्योंकि पता है सबको कि एटम जो होता है ये पार्टिकल एटम से मिलकर बना गया, मतलब एटम बना दे रहा हूं मैं, एटम। अब एटम के अंदर क्या क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर चक्कर लगाता है। शुरू से ही पढ़ते रहे हैं कि किसी भी एटम के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन।
किसी भी एटम के अंदर क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए एटम क्या होता है, उदासीन है। उसी तरीके से इसके अंदर सभी एटम क्या होंगे, उदासीन होगा। सभी एटम के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा। तो एक एटम के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि इस पे धनावेश होता है और इस पे ऋणावेश होता है। अब जैसे ही एक एटम के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होते हैं तो ये उदासीन होता है, ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन। अब जैसे ही इस एटम को अपने बाल में रगड़ा या कहीं भी रगड़ा तो हुआ क्या होगा कि जैसे ही मैंने मान लो इसको एटम को रगड़ा तो दो कंडीशन हो सकता था। कितना कंडीशन हो सकता था, दो। जैसे मान लो इसको मैंने अपने बाल में रगड़ा, इस पेंसिल को मैंने बाल में रगड़ा, तो हो सकता है कि इस पेंसिल से इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर आ गए हो हवा में, या मेरे सर पे आ गया हो। या दूसरा कंडीशन हो सकता है कि मेरे बाल से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे आ गया हो। अरे भाई मेरे बाल भी तो एटम से मिलकर बना होगा, ये मार्कर भी तो एटम से मिलकर बना होगा। तो इसको जैसे ही मैंने रगड़ा कहीं पे बाल में या दीवार पे, कहीं भी रगड़ो, ये क्या बोलते हैं उसको, कपड़े से रगड़ लिया, ऐसे कपड़े से भी रगड़ सकते हो। तो रगड़ने पे क्या हुआ होगा कि हो सकता है कि इस मार्कर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, या हो सकता है कि इस पे इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो इन दोनों ही केस में अलग अलग चार्ज हो जाएगा। जैसे मान लो इसको रगड़ा मैं, तो केस फर्स्ट ले रहा हूं, केस फर्स्ट यहाँ पे, उसके बाद लूंगा यहाँ पे केस सेकेंड। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने रगड़ा तो केस फर्स्ट में हो सकता है, मान लिया मैंने कि इस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। क्या हो गया, इस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब ये एटम था, शुरू में इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या थे, दोनों बराबर, सॉरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या थे, दोनों बराबर। जितना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन था उतना इसके अंदर प्रोटॉन था, यानी कि जितना इस पे निगेटिव चार्ज था उतना ही पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए ये एटम कैसा था, उदासीन था। अब जैसे ही मैंने इसको रगड़ा तो मैंने मान लिया कि मेरे मार्कर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के हवा में आ गए। अब बताइए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब न्यूट्रॉन तो नाभिक में होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस में होता है, नाभिक में होते हैं। अब रगड़ने पे इलेक्ट्रॉन ही तो बाहर निकलेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो निकलेगा, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और एक हाईली फोर्स द्वारा बंधे होते हैं। ये बहुत भयानक फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स। अब इसको तोड़ना बहुत आसान नहीं होता है, इसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए निकलेगा कौन, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये सबसे बाहरी सेल में होता है। इस पे नाभिक द्वारा लगने वाला जो बल होता है वो कम होता है। जैसे जैसे सेल बढ़ेगा वैसे वैसे नाभिक द्वारा लगने वाला बल भी घटता जाएगा। तो जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होगा सेल के, उसको निकालना आसान होगा, क्योंकि उसको कम एनर्जी देने पे वो निकल जाएगा। अब जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब बताओ पहले क्या थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर थे, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, कुछ भी निकल गया, मतलब दो निकल गया, तो अब नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कम हो गया, घट गया। अभी भी लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। यानी कि पहले 10, मान लो शुरू में 10 थे और 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन थे, तो बाद में जैसे ही रगड़ा मैंने इसको, तो इस एटम से मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी 10 ही रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, प्रोटॉन बाहर नहीं निकला है। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन अब कितने बचे, 9 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितना है अभी भी 10। यानी कि होगा क्या कि इस एटम के अंदर कौन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यानी कि धनावेशित कम हो गया, और प्रोटॉन क्या है, ज्यादा हो गए, 10 थे 10 ही है, यानी कि अब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा, और नेगेटिव चार्ज कम है। तो ओवरऑल इस एटम पे कैसा चार्ज आएगा, बताओ, सोच के बताओ, इसमें ज्यादा कौन है, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जैसे ही किसी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इस पे जो चार्ज आएगा इसको बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब इसके पास आवेश आ गया, मैंने इसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी आ गई है, जैसे इलेक्ट्रॉन निकला तो अब इस एटम के पास एक ऐसी विशेष प्रॉपर्टी आ गई है कि अब ये कागज के छोटे छोटे पार्टिकल को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा। ठीक है, लेकिन सेकेंड केस में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो
इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेकेंड केस आ जाइए यहाँ पे। इसके अलावा क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इस पे आ भी तो सकता है। मान लीजिए इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इस एटम पे आ गया, कहाँ आ गया, इस एटम पे। तो अब बताइए, शुरू में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या थे, बराबर थे शुरू में। लेकिन जैसे इसको मैंने अपने बाल से रगड़ा, क्या किया, अपने बाल से रगड़ लिया, तो रगड़ने पे इस पे मान लिया कि मैंने इलेक्ट्रॉन आ गया, इस एटम पे आ गया, इसमें बाहर निकला था, इस पे एटम पे ही इलेक्ट्रॉन आ गया। अब बताइए, जैसे इस पे इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब शुरू में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर थे, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन आ गया, पहले मान लो 10 थे और 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन थे, दोनों बराबर थे। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एटम पे आ गया। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11, और प्रोटॉनों की संख्या भी 10 है। यानी कि इस बार किसकी संख्या अधिक हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया, कम हो गया। अब बताओ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो गई और प्रोटॉनों की संख्या कम हो गई, तो अब इस पार्टिकल पर कैसा आवेश आएगा, धनावेश कि ऋणावेश, कौन अधिक हुआ है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इस एटम पर कैसा चार्ज आएगा, इस पर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव। आ समझ में। तो इस तरीके से कोई पार्टिकल आवेशित होती है। जब किसी पार्टिकल को आवेशित करना होता है तो उसको रगड़ेंगे हम लोग, किसी भी दो बॉडी को आपस में रगड़ देंगे, तो रगड़ने पे होगा क्या, हो सकता है कि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे आ जाए या इसमें से निकल के इस पे आ जाए। अगर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो चार्ज उत्पन्न हो जाएगा किसी भी पार्टिकल पे। आवेशित करने का अलग अलग तरीका है, हम दो बॉडी को आपस में रगड़ सकते हैं, तो इस मेथड को बोलते हैं चार्ज बाय फ्रिक्शन। एक तरीका और होता है कि एक चार्ज बॉडी है और एक न्यूट्रल बॉडी है, तो जैसे इस चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के पास ले जाते हैं तो ये भी चार्ज हो जाती है, तो इसको बोलते हैं चार्ज बाय इंडक्शन, यानी कि प्रेरण द्वारा आवेश। तो आवेश किसी भी बॉडी पे हम कई तरीके से, मतलब तीन चार तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है घर्षण विधि द्वारा, उसके बाद होता है प्रेरण विधि द्वारा, इसके बाद होता है चालन विधि। तो ये सब विधि है, इन सब के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकल को चार्ज दे सकते हैं, ठीक है, चार्ज उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये समझ में आया, कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज कब हो जाती है। जैसे कोई पूछेगा कि कोई पार्टिकल चार्ज कब होती है, तो क्या बोलेंगे, किसी भी पार्टिकल में से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाए, तो वो क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। यानी कि जैसे उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है या इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो उसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी रहती है कि वो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। तो आवेश का परिभाषा आप समझिए, आवेश क्या करता है, जैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो अब इसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी आ गई है कि अब ये अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। या इसके अलावा बोल सकते हैं कि ऐसा पार्टिकल जो किसी अपने तरीके के दूसरे पार्टिकल को आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है। जैसे मान लो दो चार्ज है, जैसे मान लो यहाँ पे दो चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पे है Q और एक यहाँ पे चार्ज है Q1 और यहाँ पे है Q2। तो इन दोनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और एक अगर चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव और एक यहाँ पे निगेटिव है, तो इन दोनों में क्या होता है, आकर्षण होता है। ये खैर अलग बात है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में पढ़ाऊंगा बढ़िया से। फिलहाल यहाँ पे ध्यान से देखिए, चार्ज आया समझ में। चार्ज कब उत्पन्न होता है, जब किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो उस पर चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, ठीक। अब चार्ज भी दो प्रकार का होगा, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब उत्पन्न होगा किसी बॉडी पे, और निगेटिव चार्ज कब उत्पन्न होगा किसी बॉडी पे। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, अच्छा बताओ, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है ना, इलेक्ट्रॉन निकला है तो प्रोटॉन अधिक हो गया, और जैसे प्रोटॉन अधिक हो गया तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जैसे ही किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की कमी या प्रोटॉन की वृद्धि हो जाए, भाई जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो किसकी वृद्धि होगी, प्रोटॉन की होगी। तो जैसे किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की कमी या प्रोटॉन की वृद्धि हो तो उस पे धनावेश उत्पन्न होता है, ठीक है। और किसी बॉडी पे ऋणावेश कब उत्पन्न होता है,
यदि किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाए, जैसे मान लो ये बॉडी है, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, तो जैसे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाए या प्रोटॉन की कमी हो जाए, तो उस पर जो उत्पन्न आवेश होता है उसको बोलते हैं निगेटिव चार्ज। यानी कि जैसे ही इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव, ऋणावेश। ठीक है, तो ये होता है चार्ज करने का तरीका। ठीक है, इसको डिटेल में समझिएगा। अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक, मिटा दो इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आगे मैं चल रहा हूँ। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कब होगा, पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब प्रोटॉन अधिक हो जाएंगे, और निगेटिव चार्ज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। किसी भी पार्टिकल पर जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो निगेटिव चार्ज होगा, जब प्रोटॉन बढ़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा। जाहिर सी बात है, बस दो बात फंडा, कुछ इसमें रटने वाली बात नहीं है। देखिए, इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, और पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब प्रोटॉन अधिक होगा। यानी कि किसी भी एटम पे अगर प्रोटॉन की वृद्धि हो जाती है तो उस पर धनावेश आएगा, और किसी बॉडी पे अगर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है तो उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, है बात समझ में। अब मैं एक आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, बताइएगा कि ये पॉजिटिव चार्ज होगा कि निगेटिव चार्ज होगा, कौन सी बॉडी पॉजिटिव होगी, कौन सी निगेटिव होगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बताइए। मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, बताइए कि इसमें कौन सी बॉडी पॉजिटिव है, कौन सी बॉडी निगेटिव। एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है। मैंने इन दोनों को आपस में रगड़ दिया। क्या किया, आपस में इन दोनों को मैंने रगड़ा। तो रगड़ने पर क्या होगा कि मान लिया कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, जिसमें से बाहर निकले वही इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए। तो बताना है कि जो चार्ज ऑन ए होगा उस पे कैसा चार्ज होगा, और चार्ज ऑन बी यानी कि इस पे कैसा चार्ज होगा। भाई जैसा इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इस पे इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 जो इलेक्ट्रॉन इसमें निकला वही इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया। तो बताना है कि अब ये किस प्रकार आवेशित हो जाएगी और ये वाली बॉडी किस प्रकार आवेशित होगी, कौन इसमें धनावेश होगा, कौन ऋणावेश होगा। सोच के बताइए, कमेंट में बताइए इन दोनों का आंसर, कौन पॉजिटिव और कौन सा निगेटिव। वीडियो को पॉज करके हल कीजिए, पहले कर लिए। चलो मैं बता रहा हूं, देखो चार्ज है बॉडी ए में, देखो बॉडी ए में से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो इस बॉडी में किसकी अधिकता होगी, कौन बढ़ा होगा, निकला कौन है, इलेक्ट्रॉन। जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने से बढ़ा कौन होगा, प्रोटॉन। और प्रोटॉन अधिकता होने से या इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से कौन सी चार्ज आती है, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। यानी कि इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। मतलब यही इलेक्ट्रॉन इस पे आया है ना, इस पे इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई होगी। कौन वृद्धि होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया होगा। और इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से कौन कमी हो जाएगी, प्रोटॉन की कमी हो जाएगी। तो यही तो होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाए या प्रोटॉन की कमी हो जाए तो उस पे कैसा चार्ज आता है, कौन अधिक हो रहा है, जो अधिक होगा वही चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन अधिक होता है ना, इलेक्ट्रॉन अधिक है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव। यानी कि इस पूरे सिस्टम पे कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव। यानी कि सेकेंड जो बॉडी है उस पर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव। ये धनावेशित होगी और ये ऋणावेशित होगी। ठीक है, अब बताना है तुम लोग को एक और क्वेश्चन, एक और लास्ट। देखिए, चलिए क्वेश्चन और कर लीजिए। ये मान लीजिए ए बॉडी है एक, और ये एक बॉडी बी है, और ये एक बॉडी सी है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकला। इन तीनों को आपस में मैंने रगड़ा। क्या किया, तीनों को आपस में मैंने रगड़ा। तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, और इस पे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। इस पे कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन। और फिर इसमें आ गया 3 इलेक्ट्रॉन, और फिर इस पे आ गया 2 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, सोच के बताना, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसको बढ़िया से नहीं सोचोगे तो नहीं होगा। पहले एकदम ध्यान से सोचिए इसको करना कैसे है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकला, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया और 1 इलेक्ट्रॉन मान लो कि हवा में चला गया। फिर इस पे 3 इलेक्ट्रॉन आए, कहीं से आ गए इस पे से 3 इलेक्ट्रॉन और फिर इस पे आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताना है कि चार्ज ऑन ए कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, चार्ज ऑन बी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, चार्ज ऑन सी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। सोच के बताओ, ए पे कैसा आवेश होगा, धनावेश होगा कि ऋणावेश, और बी पे कैसा आवेश होगा, धनावेश कि ऋणावेश, और सी पे। सोच लिए, सोचो बढ़िया से सोचो, 2 मिनट का टाइम है, सोच लो। सोच लिए, चलो चलो मैं बता रहा हूं कैसे होगा, कर लिए। चलो देखो, पहले हम ए की बात करेंगे। ए पे ध्यान से देखो कितना इलेक्ट्रॉन आया है, 1 इलेक्ट्रॉन। इस पे टोटल कहीं से इलेक्ट्रॉन आया है, 1 इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक। निकला है कहीं से, निकला हुआ है नहीं, बस इस पे आया है इलेक्ट्रॉन। अगर निकला होता आया होता तो दोनों को हम देखते कि निकला कितना है और आया कितना है, कौन अधिक होगा कौन कम होगा। अब बताओ, इसमें से केवल इलेक्ट्रॉन आया है, यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉन आने की वजह से कौन बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। और प्रोटॉन और दूसरा कहीं इलेक्ट्रॉन तो निकला हुआ है नहीं, केवल इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगर मान लो इसमें से निकला भी होता तो हम इलेक्ट्रॉन को कम कर देते, कितना आया कितना निकला, टोटल हम दिखते कि इसमें से कितना आया, इसमें बढ़ा है कि घटा है, इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ा है कि घटा है, ठीक है। तो अभी इस पे केवल 1 इलेक्ट्रॉन आया है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी, यानी कि इस पे कैसा आवेश होगा, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन बढ़ा होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। अब देखो बी की बात करो, बी की, बी पे ध्यान से देखो, बी पे कितना इलेक्ट्रॉन आया है, 3 इलेक्ट्रॉन। कहीं से स्पेस आया होगा या स्पेस आया है, मान लो स्पेस नहीं आया, मान लो अगर इसमें से निकला है, नहीं है इसमें से नहीं निकला है ना, ये कहीं और से आया है, मान लो या इसी में से मान लो निकला है। लो इसको और बढ़िया से करो, लो सवाल थोड़ा ट्रिकी हो गया। मैं मतलब इस पे से निकल गया 3 इलेक्ट्रॉन, इस पे आया, इस पे से 2 इलेक्ट्रॉन निकला था, 1 इलेक्ट्रॉन इस पे आया था केवल। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे आया है और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे आया है, ठीक है। शुरू से इसको खोल करो, शुरू से थोड़ा बढ़िया तरीका से। लो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं। देखो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन निकला है ना, मान लो इसी सिस्टम से निकला है, इसी ए पार्टिकल से निकला है, ठीक है। मैं उसको कंसीडर नहीं किया था पहले, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किया। अब देखो बताओ, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन आया है और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। सोचो अब ध्यान से देखो, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन आया है ना और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, 1 इलेक्ट्रॉन आया, यानी कि इस सिस्टम पे पूरा कितना पार्टिकल आया है कि निकला है, बताओ। 1 इलेक्ट्रॉन आया है और निकला है कितना, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 तो आया होगा और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा, तो निकला कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकला है। बात बोलो, 1 आया, पहले मान लो 10 था, अभी भी 10 है, लेकिन जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन आया तो 11 हो गया, लेकिन निकला कितना, 3। तो 11 में से 3 निकलेगा तो कितना बचेगा, 9, सॉरी 8, कितना बचेगा, 8। यानी कि इलेक्ट्रॉन कमी हुई है ना, अभी भी इलेक्ट्रॉन निकला भाई, 1 इलेक्ट्रॉन ही तो आया था, लेकिन निकला कितना है, 3। यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, अभी भी कमी। और इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, यानी कि पार्टिकल ए पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब बात आई समझ में, बोलो। देखो रटना नहीं है, समझना है चीजों को, रटोगे तो रटते ही रह जाओगे। पार्टिकल बी पे आ जाओ, बी पार्टिकल पे क्या हुआ है, ध्यान से देखो, इस पे आ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और निकला कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन आया और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अभी भी तो इस पे 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा ही तो है, बोलो। 3 इलेक्ट्रॉन आया और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो अभी भी इस पे कितना इलेक्ट्रॉन अधिक है, 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है, और 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसलिए इस पे कैसा चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है इस पे, यानी कि बी पे कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव। सी की बात करो, सी की, सी में से देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकला है और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया है, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन निकला उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया। तो पहले मान लो 10 था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों 10 थे, तो 10 2 निकल गया तो कितना बचा, 8, लेकिन बाद में फिर भी तो 2 आ गए, फिर 8 2
10, यानी कि इस पे जितने शुरू में इलेक्ट्रॉन थे उतने ही बाद में, यानी कि जितना निकले उतना ही इस पे आ गए। तो इसमें से ना इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है और ना ही कमी हुई है, इसलिए अभी भी ये सिस्टम पे कैसा चार्ज है, 0, न्यूट्रल चार्ज है। कैसा है, न्यूट्रल, यानी कि सिस्टम जो सी है वो कैसा चार्ज है, कोई किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है उस पर, वो न्यूट्रल है पहले की भांति। आई बात समझ में, रटना नहीं है, चीजों को समझ लिए तो ये एकदम आसान है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आवेश। समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलेंगे, आवेश के मात्रक देखेंगे, आवेश को डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, नोट करो इसको, याद दूं, चलो नेक्स्ट। अब देखो आवेश, आवेश समझ में, आवेश क्या होता है, अगर परिभाषा लिखना होगा तो आवेश क्या होता है, आवेश क्या होता है, आवेश का डेफिनेशन कैसे देंगे, अगर परिभाषा लिखना होगा, बोर्ड एग्जाम में आ गया है तो बोर्ड एग्जाम में परिभाषा लिखेंगे कैसे। ठीक है, चीजें तो समझ लिए, आवेश उत्पन्न कैसा होता है किसी पार्टिकल पर, यही मेन चीजें थी, यही साइंस है। बट डेफिनेशन तो ये बच्चों वाली काम है, रटने वाला। अब आप नेट जेई की तैयारी करेंगे तो आप डेफिनेशन थोड़ी लिखेंगे भाई, वहां पर न्यूमेरिकल्स होता है, कॉन्सेप्ट्स होता है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए, चार्ज कैसे उत्पन्न होता है, ये कॉन्सेप्ट है। अब डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम के लिए है, तो डेफिनेशन देना है तो बहुत आसान तरीका है डेफिनेशन देने के लिए। आवेश का डेफिनेशन कैसे देंगे, किसी भी पार्टिकल का वह गुण जिसके कारण वो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे क्या बोलते हैं, आवेश। अब चाहे तो लिख सकते हैं, मैं डेफिनेशन यहाँ बोर्ड पे एक एक चीज लिखूंगा नहीं। ऐसा पार्टिकल, किसी पार्टिकल का वह गुण जिसके कारण वह क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि अगर कोई पार्टिकल चार्ज हो गई है ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला होगा या आया होगा, तो उसके पास एक ऐसी विशेष प्रॉपर्टी आ जाएगी कि वो क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है आगे चैप्टर में, बहुत सारे अभी समय है। या इसके अलावा एक और डेफिनेशन है, किसी भी पार्टिकल, जैसे मान लो दो पार्टिकल है, अगर ये दो पार्टिकल के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाए कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को आकर्षण या प्रतिकर्षण करने लगे, तो बोलेंगे कि ये दोनों पार्टिकल क्या हो गई है, आवेशित हो गई है। क्या हुई है, आवेशित। मान लिया कि ये चार्ज है, दो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल ए और ये पार्टिकल बी, तो इनके अंदर कुछ हुआ होगा ऐसा चीज, इसको मान लो मैंने फ्रिक्शन कर दिया, तो इनको फ्रिक्शन करते ही इनके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाएगी ना कि ये दोनों या तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो जैसे ही वो प्रॉपर्टी आ जाएगा तो उस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दे दूंगा, आवेश। ये प्रॉपर्टी है बेसिकली, किसी भी पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। जैसे इन दोनों को हमने आपस में फ्रिक्शन किया तो उनके पास ये प्रॉपर्टी आ गई कि दोनों एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगे, तो वैसा प्रॉपर्टी को मैंने क्या नाम दे दिया, आवेश। ठीक है, तो ये है आवेश का डेफिनेशन, इसको बोर्ड एग्जाम आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, अब बात रही है कि आवेश को हम दिखाते कैसे हैं। आवेश को दिखाते हैं, आवेश को क्यू से, या तो स्मॉल क्यू से दिखावा या तो कैपिटल क्यू से, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आवेश को हम क्यू से दिखाएंगे, किसे दिखाएंगे, क्यू से। ठीक है, आवेश को किसे दिखाते हैं, क्यू से। जनरली मैं स्मॉल क्यू से ही दिखाऊंगा। ठीक है, आवेश को किसे दिखाते हैं, क्यू से। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक, याद रखिएगा। आवेश को दिखाते हैं क्यू से, इसका मात्रक होता है कूलाम। अब हम बात करेंगे कि किसी भी पार्टिकल पे जो आवेश उत्पन्न होता है, तो ये तो मैंने देख लिया कि धनावेश है, ऋणावेश है। अब हम देखेंगे कितना होगा, कितना इलेक्ट्रॉन निकलने पे उस पर कितना आवेश आएगा, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखेंगे, आवेश का क्वांटीकरण। क्या देखेंगे, आवेश का क्वांटीकरण। मिटा दीजिए, नोट कर लो इसको।
अगला टॉपिक लिखो, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या है। अभी मैंने बताया कि एक ऑब्जेक्ट है ए और इस पे से जैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाए या इस पे इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये कैसे हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन जो निकलता है ना, क्या वो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन टूट कर निकलता है कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन निकला है। अच्छा बताओ, इसमें से या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या तो दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या तो तीन इलेक्ट्रॉन निकलेगा या तो चार इलेक्ट्रॉन निकलेगा, डॉट डॉट ऐसे ही निकलेगा। ऐसे ही तो निकलेगा, इलेक्ट्रॉन एक निकल सकता है, दो निकल सकता है, तीन निकल सकता है, चार निकल सकता है, ऐसा ही तो निकलेगा। या तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, दो इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तीन इलेक्ट्रॉन आ सकता है, चार इलेक्ट्रॉन आ सकता है, डॉट 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 डॉट, यही तो हो सकता है। अच्छा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इस पे 3.5 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 3.5 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है तो कभी इसमें 1/2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, हो ही नहीं सकता। तो क्वांटिफिकेशन में यही बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है ना, वो एक कंप्लीट नंबर में होता है, एक पूर्ण संख्या में होता है, इंटीजर होता है। क्या होता है? इंटीजर। यानी कि या तो एक होगा या तो दो होगा या तो तीन होगा या तो चार होगा, या तो इतना इलेक्ट्रॉन निकल सकता है या तो इस रूप में इलेक्ट्रॉन आ सकता है। आई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक पूर्ण संख्या में ही हो सकता है, इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। समझ में? आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक पूर्ण संख्या में ही हो सकता है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कितना हो सकता है? या तो एक इलेक्ट्रॉन या तो एक इलेक्ट्रॉन, अगर निकलेगा तो प्लस में, अगर आएगा तो माइनस में, यानी कि प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या तो प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो क्वांटाइजेशन में क्या लिखेंगे? किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक पूर्ण संख्या में होता है। किसमें होता है? पूर्ण संख्या में। क्या? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किसी भी ऑब्जेक्ट से एक पूर्ण संख्या में ही होगा, यानी कि इंटीजर होगा। ट्रांसफर ऑफ चार्ज कैसा होगा? इंटीजर होगा। कैसा होगा? इंटीजर। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ चार्ज। आई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नोट करो, इस बात को नोट करो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक पूर्ण संख्या में ही हो सकता है, इसी को क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटीकरण। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता कि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन 2/3 इलेक्ट्रॉन निकल जाए या 1/5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए या 3/2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये चीज संभव नहीं है, ये चीज संभव नहीं है। ठीक है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा एक पूर्ण संख्या, ऐसा थोड़ी होगा भाई इलेक्ट्रॉन टूट के निकल जाए। ये पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक अविभाज्य कण होता है। हालांकि आगे चल के इलेक्ट्रॉन को विभाजित किया गया है क्वार्क, एंटी क्वार्क वगैरह में, तो ये सब अलग बातें हो गई, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते हैं, इसमें यही बताया। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर नहीं निकल सकता है। ठीक है, अब बात समझ में? इलेक्ट्रॉन कभी भी टूट के बाहर नहीं निकल सकता है, यानी कि इस फॉर्म में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे किसी ऑब्जेक्ट से, इसी फॉर्म में निकलेंगे। ठीक है, या तो 1 2 3 4 निकलेंगे या तो 1 2 3 4 आएंगे, ऐसा नहीं निकल सकता है। इस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण नहीं हो सकता है। ठीक, चलिए इसको मिटा दूं।
अब देखेंगे हम कि आवेश जो होता है ना, जैसे मान लीजिए मैं बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे या तो धनावेश आएगा और या तो ऋणावेश आएगा। अब मैं बताऊंगा कितना आएगा, धनावेश आएगा तो कितना आएगा, कितना कूलाम होगा, इसकी परिमाण हम देखेंगे। आवेश का परिमाण कितना होगा, किसी ऑब्जेक्ट से अगर इतना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उस पर कितना आवेश आएगा, उसका परिमाण। ठीक है, तो आवेश का परिमाण कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा बताइए, इलेक्ट्रॉन के निकलने या आने से ही आवेश आता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन में बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और इस पे निगेटिव चार्ज होता है तो ये चार्ज होता कितना है, इसको इस बात को याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना वो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इतना। और उसी तरीके से एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है। और कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ में, तो इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही आवेश होता है और प्रोटॉन पे भी उतना ही आवेश होता है, लेकिन एक पे प्लस होता है और एक पे माइनस। इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है और प्रोटॉन पे प्लस होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, ये याद रहेगा तभी समझ में आएगा। अब बताइए, मान लीजिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है ना, तो जो इस पे आवेश आएगा Q वो कितना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है इस पे, तो पहली बात तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि निगेटिव चार्ज, सोच के बताओ, पॉजिटिव कि निगेटिव, कौन सा चार्ज आएगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब कितना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर इस पूरे सिस्टम पर आवेश आएगा, यानी कि इस पे जो आवेश आएगा वो कितना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को मैं दिखाता हूं एक ई से, कैसे दिखाते हूं, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अगर कहीं लिखा गया है ई मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यानी कि अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो इस पर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर इस पूरे एटम पर या पूरे सिस्टम पर आवेश आएगा। अगर मान लो इसमें से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हो तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, दो, तो इस पे दो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर इस पूरे एटम पर आवेश आएगा या पूरे सिस्टम पे आवेश आएगा। अगर तीन निकल जाएगा तो, अगर तीन निकल जाएगा तो तीन इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो इस पूरे सिस्टम पर आएगा। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं ना, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा ना उतना आवेश इस पूरे एटम पे आएगा या पूरे सिस्टम पे आएगा। अगर इसमें से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो दो इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा ना उतना आवेश इस पूरे सिस्टम पे आएगा या पूरा बॉडी पे आएगा। अगर इसमें से तीन इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो तीन इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा उतना आवेश इस पूरे सिस्टम पे आएगा। आ रही बात समझ में। उसी तरीके से अगर मान लो n इलेक्ट्रॉन निकला, कितना इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन, तो इस पर कितना आवेश आएगा, n इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। अच्छा भाई, एक इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है इतना और एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो एक रखेंगे यहाँ पे। इस तरीके से अगर n इलेक्ट्रॉन निकला रहेगा तो n इलेक्ट्रॉन निकल गया और एक आवेश पे कितना, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इतना, यानी कि E, यानी कि ये जो होगा n इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो किसी पार्टिकल पर इतना आवेश आएगा, Q बराबर n इंटू E, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अच्छा निकल रहा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर आ रहा होगा तो निगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि प्लस माइनस में बोल सकता हूं। अगर निकलेगा तो प्लस, आएगा तो माइनस। आ रही बात समझ में, यानी कि अगर किसी सिस्टम पर जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस उतने इलेक्ट्रॉन के बराबर, सॉरी, यानी कि इतना चार्ज आएगा। अगर इसमें से n इलेक्ट्रॉन निकला है तो n इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा उतना ही आवेश इस पूरे बॉडी पर आएगा। जहां n क्या है, जहां n जो है ना वो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और E क्या है, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश।
और ई का मान हमेशा क्या रखेंगे, ई का मान रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आ रही बात समझ में? हमेशा ई का मान क्या रखेंगे, इतना ही रखेंगे। ये दिख रहा है कि नहीं वीडियो में? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। चलो इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये कट रहा है फ्रेम। चलो ऊपर लिख दे रहा हूँ। ई का मान कितना रखेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हमेशा, ठीक है। और एन का मान क्या होगा, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी जितना इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा या आएगा उनकी संख्या होगी, ठीक है, एन। और ये एन का मान हमेशा किस में होगा, इंटीजर होगा। कैसा होगा, इंटीजर। आई बात समझ में? एन का मान हमेशा क्या होगा, इंटीजर। यानी कि एन का मान या तो 1 हो सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, इस फॉर्म में होगा, ठीक है। एन का मान कभी भी ऐसा नहीं हो सकता 1.2, 2.5, 6.8, यानी कि नॉन इंटीजर नहीं हो सकता है। एन का मान नॉन इंटीजर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये है आवेश का परिमाण निकालने का तरीका। यह फार्मूला मिल गया हमें कि यहाँ से हम किसी भी बॉडी पे कितना आवेश उत्पन्न होगा निकाल सकते हैं, ठीक है। नोट करो, इसको नोट करो, जल्दी नोट करो। चलो मिटा दो। अब हम बात करेंगे आवेश संरक्षण का नियम। क्या होता है आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। आवेश संरक्षण का नियम ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं बढ़िया बढ़िया। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है, ये सिस्टम है, ये मान लीजिए एक सिस्टम है, एक डिब्बा के अंदर ये 3 पार्टिकल्स हैं, ये सिस्टम से एक सिस्टम है जिसके अंदर 3 पार्टिकल है, ये ए, ये बी और ये सी। मान लीजिए कि इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है और इस पे Q3 चार्ज है, ठीक है। इस पे Q1 चार्ज हो गया, इस पे Q2 और इस पे Q3। बताइए समझ में? मैंने क्या किया कि इन सिस्टम को आपस में डिस्टर्ब किया, किसी बाहर से कोई इसको इंटरेक्शन नहीं किया, इनको आपस में ही मैंने क्या किया, इसको इसमें टच किया, इसको इसमें टच किया, रगड़ा, इसको हिला के और फिर वापस इसको रख दिया अलग। क्या कर दिया, अलग रख दिया। इसको ए बोल दिया, ये बी पार्टिकल है और ये सी पार्टिकल है। बस इनको आपस में टच करा के, स्पर्श करा के बस अलग कर दिया मैंने। तो जैसे इस पे स्पर्श करेंगे, एक दूसरे से टच कराएंगे, तो ये क्या होगा, चार्ज इंटरचेंज हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। कुछ चार्ज इस पे चला जाएगा, कुछ चार्ज इसका इस पे आ जाएगा, कुछ चार्ज इसका इस पे आ जाएगा, कुछ चार्ज इसका इस पे आ जाएगा। मतलब अब जो पहले चार्ज होगा वो बाद में चार्ज, अब इस पार्टिकल पे जो चार्ज पहले था ना, वो चार्ज अब चेंज हो चुका होगा। इस पे जो चार्ज इस पे होगा वो चार्ज इस पे चेंज हो गया होगा, जो चार्ज इस पे होगा वो चार्ज इस पे से चेंज हो जाएगा। यानी कि आवेश कंजर्वेशन में बताया गया है ना कि इन तीनों पार्टिकल्स को अगर डिस्टर्ब किया मैंने आपस में, तीनों पे Q1 Q2 Q3 आवेश थे, लेकिन जैसे इसको अलग किया तो अब जो इस पे आएगा ना वो चार्ज चेंज हो जाएगा, Q1 डैश हो जाएगा, इस पे जो चार्ज होगा वो भी डैश चेंज हो जाएगा, Q2 डैश हो जाएगा, इस पे भी चार्ज होगा Q2 Q3 डैश हो गया। लेकिन एक बात कांस्टेंट रहेगी, क्या कि जितना चार्ज इस टोटल सिस्टम पे रहेगा, जितना चार्ज इस टोटल सिस्टम पे रहेगा उतना ही चार्ज यहां भी रहेगा। यानी कि सिस्टम पे टोटल चार्ज क्या होता है, कंजर्व। इस पूरे सिस्टम पे अगर इतना चार्ज है ना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो इधर भी उतना ही रहेगा, ठीक है ना। यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर होगा किसके, Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश के। दिस इज द लॉ ऑफ एनर्जी, दिस इज द लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। आई बात समझ में?
यानी कि आवेश संरक्षण के नियम में हम बोल सकते हैं कि आवेश को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय। किसी भी सिस्टम में आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। जितना आवेश था यहाँ पे उतना ही आवेश यहाँ पे था, यानी कि आवेश को हम बस ट्रांसफर कर सकते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, बस हम उसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर ही कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब इस पे सवाल करते हैं। ये है एनर्जी चार्ज कंजर्वेशन लॉ। आई बात समझ में? जितना चार्ज इस सिस्टम पे शुरू में था उतना ही चार्ज सिस्टम पे बाद में भी होगा। ठीक है, अगर इनको किसी बाहरी सिस्टम से न छेड़खानी किया जाए, मतलब ये अकेला आइसोलेटेड हो, ये कैसा हो? आइसोलेटेड होना चाहिए। ठीक है, ये बात तभी ट्रू है जब किसी दूसरे बॉडी से इंटरेक्ट ना करे, यानी कि अपने आप में बस ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी थर्ड सेकेंड बॉडी से नहीं। ठीक है, अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम से है तो जितना चार्ज शुरू में होगा उस सिस्टम पे उतना ही चार्ज लास्ट में होगा उस सिस्टम पे। कब? जब वो आइसोलेटेड होगा तब। अगर कोई अगर बॉडीज पे आ जाएगी तब ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तब ये चार्ज नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये आइसोलेटेड है तो जितना चार्ज शुरू में था उतना ही चार्ज पे बाद में भी रहेगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया पूछता है, तो क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिए। इस पर मैं क्वेश्चन कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।